नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। लंबे समय से लंबित पड़ी फांसी की सजा की 7 में से 5 दया याचिकाओं को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ठुकरा दिया है, यानी अब दोषियों को फांसी तय है। ऐसे में फांसी की सजा को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई है। हिसार में साल 2001 को सोनिया और संजीव ने जमीनी विवाद के चलते अपने ही परिवार के 8 लोगों को मौत के घाट उतार डाला था। तमाम कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए दोनों को 26 नवंबर 2007 को फांसी की सजा तय हुई, लेकिन राष्ट्रपति को दया याचिका भेज दी गई। करीब 5.5 साल बाद दया याचिका पर फैसला आया है। राष्ट्रपति ने दया याचिका ठुकरा दी है। ऐसा है दुष्कर्म और 5 लोगों की हत्या के दोषी धर्मपाल के मामले में हुआ। धर्मपाल ने सन 1991 में एक लड़की से दुष्कर्म किया, उसे सजा हुई। 1993 में पैरोल पर रिहा होने के बाद उसने लड़की के 5 परिजनों की हत्या कर दी थी। मौत की सजा पाए धर्मपाल ने साल 2005 में राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। इतनी खुशी होगी वो 8 तो वापस नहीं आती, लेकिन इनने जितना बुरा कर्म करे है, आज इनको यह फांसी की सजा पाई है, लोगों की आत्मा में चैन ना होगा। आम लोग भी इससे बड़ा संतोष महसूस कर रहे हैं कि एक अच्छा फैसला राष्ट्रपति महोदय ने दिया है, और इसके अलावा जो अपराधी है उन पे भी ऐसे फैसले आने से ये अपराध करने पर अंकुश लगेगा। ऐसा जी फांसी नहीं होनी चाहिए उनको, जो है उनके साथ वो अपना कर रहे हैं जी, जेल हो गई थी, जेल काटने लग रहे हैं, ये फांसी में क्या मिलेगा जी बताओ। दया याचिका पर तुरंत फैसला हो, इसके लिए सोनिया ने तत्कालीन गृह मंत्री को आवेदन भी किया था। उसने कहा था कि वो पल पल मर रही है, या तो उसकी दया याचिका स्वीकार कर ली जाए या फिर खारिज कर दी जाए। अब जब दया याचिका खारिज हो चुकी है, सोनिया पहली महिला होगी जिसे देश आजाद होने के बाद फांसी की सजा होगी। सालों बाद फैसला आता है कि दया याचिका ठुकरा दी गई है। क्या देर से आया न्याय न्याय नहीं कहलाएगा? जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जसजीत सिंह बेदी, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकील हैं, नवकिरण सिंह, जो पेशे से वकील हैं और साथ ही मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं, और साथ ही हमारे साथ हेमंत गोस्वामी मौजूद हैं, जो बर्निंग ब्रेन सोसाइटी नाम से गैर सरकारी संस्था चलाते हैं। जसजीत, क्या इन मामलों में ये कहा जा सकता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड? देखो जी, इट इज़ 2 तरीके से देख सकते हैं जी। सो फार एज डिले ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस इज कंसर्न्ड, ये तो वायोलेटिव आर्टिकल 21 है, अदरवाइज कन्विक्शन तो होगी है जी। सो फार एज कॉन्शियंस ऑफ सोसाइटी इज सेटिस्फाइड कि दे हैव बीन कन्विक्टेड, बट डिले इन एक्सिक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस कुड बी सेड कि बी डिलेड इज डिनाइड, अदरवाइज इट इज सेटिस्फैक्ट्री। बट इतना होना नहीं चाहिए, दिस शुड नॉट बी डिलेड टू दिस एक्सटेंट। क्योंकि 1993 का मामला है, एक मामला 2001 का है। इतना लंबे वक्त बाद अब उन दोषियों को पता लग रहा है कि उन्हें अब फांसी हुई है। दिस इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 मेरे हिसाब से जी, बिकॉज अगर आपने किसी को एक्सिक्यूट करना है, इट शुड बी स्विफ्ट। डिले 2 बार ही मरते हैं जी, पहले सेंटेंस पे, फिर ना एग्जीक्यूशन हो, 20-20 साल चलता रहता है। इट इज़ सर्टनली वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 एंड समथिंग शुड बी डन अबाउट इट। जी नवकिरण जी, सालों से ये जो दोषी हैं वो जेल में एक तरह से सज़ा ही काट रहे हैं, और अब जब उन्हें पता चलता है कि उनकी दया याचिकाएं ठुकरा दी गई, एक उम्मीद जो थी उन्हें वो भी टूटती है। देखिए, क्योंकि हम सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ हैं, और हमारा कहना ये है कि सज़ाए मौत जो है देने से ना तो जुर्म कम होता है और ना दूसरों को सबक मिलता है। और जिन देशों ने सज़ा मौत ख़त्म की है वहाँ ना जुर्म बढ़ा है, और ना जिन देशों में डेथ पेनल्टी है उसमें जुर्म जो है कम हुआ है। और दूसरी ये जो मानवीय बात ये है कि एक आदमी को आप 99 में सज़ा देते हो और 2013 तक वो वेट कर रहा है कि पल पल मर रहा है कि कब उसको जो हैंग किया जाएगा, तो मेरे ख्याल वो अपनी सज़ा इतनी ज़्यादा काट चुका है कि उसको माफ़ कर देना चाहिए था प्रेसिडेंट को भी, और अगर नहीं भी किया गया तो अब भी जो तरीके ऐसे अपनाए जा सकते हैं कि उसको एटलीस्ट हैंगिंग से बचाया जा सकता है, और उसकी कार्रवाई के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए।
जी हेमंत, आप का क्या कहना है कि आप भी मानेंगे कि देर से आया न्याय है ये? जी, देर से आया न्याय या जल्दी इमीडिएट फांसी देना तो अलग बात है। मैं तो सवाल यह खड़ा करता हूँ कि फांसी देने की सज़ा एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए क्या ठीक बात है? तो मेरा ये मानना है कि एक सिविलाइज सोसाइटी में आप फांसी जैसी सज़ा की कोई जगह नहीं है। बड़े दुख की बात है कि जिस समय यूएन में ये रेजोल्यूशन पास हुआ, 3 बार यूएन इस पर रेजोल्यूशन पास कर चुका है अबॉलिश करने के लिए फांसी की सज़ा को, और उसमें हिंदुस्तान ने इसका विरोध किया था। और तीसरी बार तो अभी ये 2012 में इस पे हुआ था, और हालांकि मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास हो गया था जिसमें 107 देशों ने बोला इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। हिंदुस्तान, चाइना, अमेरिका, हम इन लोगों ने अपोज़ किया था, तकरीबन 57 देशों ने अपोज़ किया था। तो सवाल ये है कि क्या सिविलाइज सोसाइटी में फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और फांसी से क्या पर्पस सर्व होता है? सज़ा देने के 4-5 पर्पस है। एक पर्पस सबसे पहला जो है, आप इनकैपेसिटेट करते हैं उस व्यक्ति को कि वो व्यक्ति वापस सोसाइटी में आके क्राइम ना कर सके। दूसरा है एक तरह से सोसाइटी का रिवेंज लेने का जो मंशा होती है, ये सोसाइटी को सेटिस्फाई करने, क्योंकि देयर इज अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी, तो वो आप एक तरह से सोसाइटी को रिवेंज करते हैं। जो जघन्य मामले हुए हैं, एक जगह जो सोनिया और संजीव ने 8 लोगों की हत्या की, दूसरे मामले में 5 लोगों की हत्या हुई है, दुष्कर्म भी हुआ है, क्या इन्हें भी माफ़ी मिलनी चाहिए थी? मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। तो इसके अलावा और भी कारण हैं जिसकी वजह से आप सज़ा देते हैं, जिसमें एक है रिफॉर्मेटिव है, आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति जिसकी जो क्रिमिनल बना है उसको रिफॉर्म किया जा सके। फिर एक और जो कारण होता है वो ये होता है कि जिस व्यक्ति ने परिवार में किसी को खोया है उसको किसी तरह का रिलीफ मिल सके, एक ये भी पर्पस होता है। तो इस तरह के जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं उसमें से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव या 2 ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होते हैं जब आप फांसी की सज़ा देते हैं। आप व्यक्ति को इनकैपेसिटेट कर देते हैं, पर ये इनकैपेसिटेशन जो है वो अगर आप फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ भी वो आप उसको जेल में रखेंगे तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक रही बदला लेने की भावना, जो है बदला लेने की भावना आपकी संतुष्ट उससे भी होगी कि वो व्यक्ति पूरे जीवन आजीवन वो वहाँ पर रहेगा। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि अगर कल को आपको पता चलता है कि वो व्यक्ति दोषी नहीं था या किसी और रीजन से आप उसकी पनिशमेंट कम करना चाहें, या कानूनी प्रक्रियाओं के बाद भी अभी सवाल उठ सकता है कि वो शायद दोषी ना हो। इस एक केस में नहीं, पर ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर ये तो ग्लोबल इसका बहुत बड़ा डाटा बेस है जिसमें ऐसे केसेस बहुत सारे आए हैं जहां पर बाद में पाया गया कि वो व्यक्ति दोषी नहीं था। कई केसेस ऐसे भी पाए गए जहां पुलिस टॉर्चर में व्यक्ति ने कन्फेस कर लिया, जैसे टाटा जैसे जुर्म है, या और भी कई कानून है जिसमें पुलिस पे आपने जो एविडेंस दिया वो आपका कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है, वो कंक्लूसिव आपका जो बयान है वही एविडेंस माना जाता है और वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो ऐसा बहुत जगह दुनिया भर में पाया गया कि ऐसे भी कई केसेस हुए हैं जहां पर निर्दोष व्यक्तियों को भी फांसी दी गई है। आप तो फांसी की सजा के ही खिलाफ हैं। जसजीत, आप क्या कहेंगे? जैसे नवकिरण जी भी कह रहे हैं कि इसे ऐसा नहीं कि अपराध कम होंगे, फांसी की सजा होती है तो, लेकिन जो भुक्तभोगी हैं जैसे रेलू राम भुलिया के जो भाई हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें संतुष्टि मिले। उनके जो वकील है वो ये कह रहे हैं कि एक डिटरेंट है कि हाँ, एक नज़ीर लोगों के लिए है कि आप अपराध करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। मेरे हिसाब से जी देयर आर 2 मेन पर्पसेस जी, रेट्रीब्यूशन एंड डेटरेंस। रेट्रीब्यूशन ये है जी, जैसे आप कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियंस। अगर किसी ने गलत काम किया है, सोसाइटी डिमांड्स दैट ही शुड बी पनिश्ड, एंड इफ द ऑफेंस बहुत ज़्यादा हीनियस है देन द क्वांटम ऑफ सेंटेंस मस्ट बी मोर देन ऑर्डिनरी, therefore rarest of rare. Therefore मेरे हिसाब से डेथ सेंटेंस शुड डेफिनेटली बी देयर, बट इट शुड बी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। जो हमारा जो सिस्टम है वो ही ठीक है, एंड डिटेरेंस भी है जी, इन द सेंस के वी कांट से अगर आप डेथ सेंटेंस हटा दो तो क्राइम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बट मेयरली बिकॉज वी डोंट हैव डेटा उसका मतलब ये नहीं कि आप सेंटेंस ही हटा दो। नहीं, बेदी साहब, इस पे डाटा बहुत सारा है और इस पे ग्लोबल डाटा है। यूएस में 17 स्टेट्स हैं जिसमें जिस समय ये शुरू हुआ था, कैपिटल पनिशमेंट बैन की थी, तो वो उन स्टेट्स ने जहां बिल्कुल कैपिटल पनिशमेंट नहीं थी वहां पर जब क्राइम का जो रेट था वो क्राइम का रेट ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट से ज़्यादा था, बल्कि कई जगह तो एविडेंस वॉज कॉन्ट्रेरी। जहां पर कैपिटल पनिशमेंट थी वहां क्राइम का रेट ज़्यादा था और जहां कैपिटल पनिशमेंट नहीं है वहां क्राइम का रेट कम है।
सो ये इसके लिए बिल्कुल कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि डेटरेंस वाला जो डेटरेंस वाला आपका कांसेप्ट है वो डेटरेंस मुझे नहीं लगता कि इससे डेटरेंस प्रूव होती है। और आप सिर्फ एक अजम्पशन में कि इससे लोग डेटर होंगे, आप बताइए लाइफ पनिशमेंट से लोग कैसे कम डेटर होंगे और कैपिटल से कैसे ज्यादा होंगे? लोग इसलिए क्राइम करते हैं कि उनको विश्वास होता है वो बच जाएंगे, और उनको इसीलिए वो इतने जैसे एक इकट्ठे 8 लोग मार दिए, 10 लोग मार दिए, इसलिए मारते हैं कि उनको लगता है कि कोई विटनेस छोड़े ना। लेकिन अगर ये है कि 20 साल बाद हम छूट जाएंगे तो क्या उससे फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ विदाउट परोल करें, जैसे बहुत सारे देशों में है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विदाउट परोल। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर इस तरह का लॉ है जो हीनियस क्राइम्स है। और जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, इसको कोई सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट में वो ऐसा डिफाइन नहीं है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्या होगा। जबकि यूएस में जैसे 4-5 साल फांसी की सजा नहीं रही, बिल्कुल एकदम जो सारे स्टेट्स में वो बैन हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की वजह से। उसके बाद जब दोबारा से आई थिंक 76 में जब दोबारा से डेथ पेनल्टी देनी शुरू की, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो उन्होंने ऐसे 10 लिस्ट बनाई, ऐसे 10 चीजें कि ये सारी चीजें अगर पूरी होती होंगी तो उसके बाद हम डेथ पेनल्टी करेंगे। पर उसको भी था, उस क्राइटेरिया को भी बाकी सब स्टेट्स फॉलो नहीं करते, और आज की डेट में इसको 8th अमेंडमेंट की वायलेशन माना जा रहा है, और उस पर अभी भी बहुत चर्चा है। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में आप देखेंगे डेथ पेनल्टी किसी को नहीं मिलेगी। नवकिरण जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, अभी जो दिल्ली गैंगरेप मामला हुआ है, बड़ी जोर शोर से आवाज उठी है कि इन दोषियों को, ये जो इसके जो दोषी होंगे उनको मतलब कठोर से कठोर सजा दी जाए, फांसी की सजा की भी मांग की गई। आप फांसी की सजा के खिलाफ हैं, लेकिन ये जो मामला हुआ है इसके बाद जो अब एंटी रेप बिल आया है उसमें भी आजीवन कारावास और फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। इस पर क्या कहेंगे, ऐसे जो मामले होते हैं? देखो, ऐसे है कि ये जो ऐसे जो डिसीजंस पार्लियामेंट में ली जाती हैं, ये नी जर्क रिएक्शंस हैं। हमारे पास कोई मैच्योर पॉपुलेशन ना है, और ना ही मैं समझता हूँ कि मैच्योर पार्लियामेंटेरियंस हैं। लेट मी बी वेरी फ्रैंक। लोग क्या देखते हैं भी, लोगों का इमोशंस क्या हैं और किससे वो सेटिस्फाई होंगे। लोगों की इमोशन नहीं देखनी चाहिए। लेकिन इस मामले को कैसे देखते हैं? लोग तो बहुत ही जघन्य अपराध था। नहीं, मैं आपको वही मैं बताने लगा। लोग तो ये चाहते हैं भी जिसने कत्ल किया है उसको वहीं पे कत्ल कर दो। सो ये बात अब वो जंगल का राज ना चलेगा, ना सिविलाइज नेशन में ये चल सकता है। तो इसलिए इस बात को जहाँ छोड़ दिया जाए बहुत अच्छा है। और ऑल्टरनेट्स क्या हैं? अब देखो, मेरा एक केस था पंजाब का, प्यारा सिंह और उसके 3 बेटे थे। मैंने उनकी लाइफ जो डेथ सेंटेंस थी उसको कन्वर्ट करवा दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया कि ये इनको आजीवन कारावास दिया जाए। आजीवन मीन्स टिल द लास्ट ब्रेथ। So I think वो जेल में ही रहेंगे। जेल में रहेंगे। So that's a good alternative. जसजीत, आप क्या कहेंगे, क्या कुछ विकल्प संभव हैं? मेरे हिसाब से जी, like I said earlier, certain category of cases, and therefore Supreme Court कहता है rarest of rare. Of course it is subjective. What is rarest of rare is subjective. But like everything else, हर चीज़ ही subjective है. When a judge decides, वो subjective है. Somebody may feel ये conviction का case है, somebody may feel it's not a case for conviction. लेकिन some cases, जैसे हम 2 एग्जाम्पल्स ये ले लेते हैं। एक मैन आदमी पहले रेप करता है, फिर छुट्टी पे आता है, फिर उसी फैमिली के 5 बंदों को मारता है। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा हीनियस कोई ऑफेंस ज़्यादा नहीं होंगे। एंड कलेक्टिव कॉन्शियस जी, रेट्रीब्यूशन हम जो मर्जी कह लें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज अल्टीमेटली दी सोसाइटी हैज़ टू सी कि अगर ये ऐसा कोई काम करेगा तो उसकी पनिशमेंट भी कमेंसुरेट होगी। ऐसी ही होगी। द लेडी इन क्वेश्चन प्लान्ड फैमिली को मारती है, 7 पर्सन्स, शी इज डिप्रेव्ड। निर्भय इज अनदर एग्जांपल। रेप इज वन थिंग, यू लीव अ वुमन परमानेंटली डैमेज्ड, जैसे वो बॉम्बे वाली अरुणा शानबाग है जी। दीज आर केसेस व्हिच रिक्वायर द डेथ सेंटेंस। 20 years और लाइफ इन imprisonment मेरे हिसाब से इज नॉट इनफ। एक और रेयर केसेस जी। एक और चीज है, महिला को एक बार, सोनिया पहली महिला होगी आज़ादी के बाद जिसे फांसी होगी। क्या इसको जेंडर स्पेसिफिक किया जा सकता है कि एक महिला होने के नाते कुछ क्या दया की उम्मीद की जा सकती थी? देखो, लॉ में तो कोई ऐसा है नहीं कि एनीबॉडी कैन बी गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट। कानून सबके लिए बराबर है। हाँ, फॉर द ऑन द इश्यूज ऑफ सेक्स। सो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी ने ऐसा सीरियस ऑफेंस किया है तो जजमेंट्स देते वक्त अदालत ये नहीं देखती भी कौन किसने ये किया ऑफेंस।
लेकिन मैं एक इशू पे ज़रूर बात करना चाहूँगा, और आगे भी मैंने कई स्टेजेस पे बात की है। ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की डेफिनेशन जो हमने है, जो अनरिटन डेफिनेशन है, हालांकि उसके भी डिफ़ाइन करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद कुछ केसों में फेल हुआ है। अब जैसे आप किशोरी लाल का केस ले लीजिए। किशोरी लाल ने 1984 के जो सिखों के खिलाफ कत्लेआम हुआ है, उसने अपनी बुचर नाइफ से 12-13 सिख काट दिए। जब और 4 केसों में उसको डेथ सेंटेंस दी गई, और जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है वो कहता है वो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। अब जब अगर आप जजों के ऊपर निर्भर रहेंगे, परिभाषा क्या है ये परिभाषा क्या, परिभाषा कभी होगी नहीं। दूसरा, ग्राहम स्टेन्स को जिसने मारा, दारा सिंह ने, वो आरएसएस का वर्कर था जी, उसकी फांसी की सजा को फिर कन्वर्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं था। सो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता क्या है? जिस देश में अभी तक हम ऐसे सिस्टम नहीं बना सके जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को डिफाइन कर सके, जिस देश में ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो झूठे गवाहियों के बेस में लोगों को आप सजा दे रहे हो, उस देश में तो बिल्कुल सजाए मौत होनी नहीं चाहिए। शायद इसी बात का डर है कि कहीं किसी जहां हम गलतियों रोज करते हैं, गलत तो को किसी की सजा जान ना कैसे ले लें हम? और यूएसए जैसे देश में जहां की मैच्योर्ड लोग हैं और जुडिशरी भी बड़ी हाई लेवल की है और लीगल एड बड़ी अच्छी है, वहां भी ये देखा गया है कि उन लोगों को कन्विक्शन दी गई जो बेकसूर थे, और फांसी के बाद ये पता चला जी वो तो आदमी बेकसूर था। हाँ। और फिर उन्होंने माफी मांगी स्टेट ने। जसीद, आप क्या कहेंगे? ऐसा भी होता है? होता है जी, बट होता जरूर है। वी प्रैक्टिस, हम क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करते हैं, होता जरूर है। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है जी कि फिर हम जब हम ये कहते हैं कि बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, इशू इज सिर्फ ऑन सेंटेंस जी। जब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाता है, कन्विक्शन इज कंफर्म्ड, क्वेश्चन इज सेंटेंस क्या मिलना है। सो अब इस स्टेज पे यू कांट से कि एविडेंस नहीं था। दो आई विल एग्री विद हिम, देयर आर केसेस जिसमें ऐसे होता है, बट वी कैन नॉट गो इनटू इंडिविजुअल केसेस, बिकॉज फैक्ट तो ये है जी सुप्रीम कोर्ट तक सजा तो होगी है, क्वेश्चन इज लाइफ सेंटेंस और डेथ सेंटेंस। सो देयरफॉर वी कांट से एविडेंस नहीं था जी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने कहा है एविडेंस इज इनफ फॉर कन्विक्शन, क्वेश्चन इज सिर्फ सेंटेंस। ठीक है, मैं एक और आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जसजीत जी को भी शायद उस केस के बारे में पता हो, शायद ना नॉलेज हो। दविंदर सिंह भुल्लर के केस में कोई एविडेंस नहीं है, एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसकी, जिसके बेस पे उसको कन्विक्शन की गई, और 3 जजों में से एक जज ने उसको बरी किया, और वो डेथ सेंटेंस फेस कर रहा है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उसकी मर्सी पिटीशन जाती है, मर्सी पिटीशन 5-6 साल की पेंडिंग थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जाने बगैर कि वो उस आदमी की आज पोजीशन क्या है, उसने जो है उसकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दी, और पता चला कि वो मेंटल असाइलम में 1 साल से था। क्या हमारा देश डेथ पेनल्टी के लायक है? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी गलती कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी गलती कर रहे हैं, और इसलिए उसको फांसी दे दी जाए कि कुछ लोग चाहते हैं कि फांसी दे दो। ये भी बड़ी बहस का विषय है। हेमंत, अगर उम्र कैद की बात की जाए, जैसे कह रहे ताउम्र मरने तक उम्र आप उसे अपराधी को जेल में रखो, वहाँ क्या सुधार की गुंजाइश, वहाँ क्या उसकी जो मनोस्थिति होती है जब उसे पता है कि मैंने तो जेल में ही रहना है, वहाँ उसकी दशा में सुधार तो नहीं होने वाला? क्या वो ये कहेगा कि मैं सुधर जाऊं, क्योंकि बाहर तो जाना ही नहीं है, जिस सभ्य समाज में रहने की हम बात करते हैं वहां तक तो उसने पहुंचना ही नहीं है। ये जो बेदी जी ने बोला, ये उन चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा, डेटरेंस को और रेट्रीब्यूशन को, उसको ये सेटिस्फाई करेगा। पर जो बाकी की 2 चीज़ें रह गई हैं, रिहेबिलिटेशन और रेस्टिट्यूशन, मतलब दोबारा से वो रिस्टोर करना, वो चीज़ें जो रह गई हैं वो उसको एड्रेस नहीं करेगा। तो अगर आप उसको सज़ा देना चाहते हैं, सोसाइटी से दूर रखना चाहते हैं, आप वापस उसको नहीं आने देना चाहते हैं कि आपको लगता है दोबारा आके क्राइम करेगा, तो वो सब प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा। सोसाइटी का रिवेंज जो कलेक्टिव कॉन्शियस की बात कर रहे हैं उसको ये सेटिस्फाई करेगा, पर बाकी के जो पनिशमेंट के पर्पस हैं उसको फांसी की सज़ा नहीं सेटिस्फाई करेगी, यही सेटिस्फाई करेगा। अब अगर आप किसी व्यक्ति को, मतलब इसमें आपको ये भी जानना पड़ेगा कि अगर आप किसी व्यक्ति को सज़ा दे रहे हैं, चाहे फांसी की या उम्र कैद की या जो भी दे रहे हैं, तो आप क्रिमिनल थ्योरीज में आप जब जाएंगे कैसे कंसेप्ट बनता है, तो आप ये देखेंगे किस सोसाइटी से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। हमारे हिंदुस्तान की जो हालात हैं, जहाँ गरीबी, इलिटरेसी और जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप जीते हैं, पृष्ठभूमि को दोषी ठहराया जा सकता है कि इस वजह से अपराध किया। मैं सिर्फ उसमें एक चीज़ आ रहा हूँ कि ये जो कलेक्टिव
जिसकी वजह से एक आदमी क्रिमिनल बनता है, ये एक आदमी का खाली मानसिकता नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, जिसमें सोसाइटी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होती है। आपने पैसे की महत्ता इतनी बढ़ा दी है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्तियों को मार सकता है बिना ये सोचे कि उसके पैसे के लेकिन ये जो मामला है सोनिया और संजीव का, इसमें तो जमीनी विवाद था, साफ लालच था। बिल्कुल लालच था। लालच की ये जो बीज हैं उसके दिमाग में कैसे बोए गए, इसके लिए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। उनके मतलब बहुत सारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर आप उसकी जड़ों में जाएंगे, मनोवैज्ञानिक से पूछेंगे तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आप सोसाइटी अपने फेलियर के लिए किसी व्यक्ति को सूली पे चढ़ा देगी, ये भी एक सोचने वाला सवाल है कि फेलियर तो कलेक्टिव सोसाइटी का है, उसके लिए आप दूसरे व्यक्ति को मार देंगे, आप उस प्रॉब्लम को नहीं खत्म करेंगे। जो जड़ है इस प्रॉब्लम की, जिसकी वजह से क्राइम पनप रहा है, आप उसकी तरफ एड्रेस नहीं करते। आपने कहा इस आदमी ने क्राइम किया, इसको हटा दो नजरों से, फांसी की सजा के बिल्कुल खिलाफ है, हम समझ रहे हैं। जसजीत, आप क्या कहेंगे जाने से पहले? क्विक कमेंट्स। मेरे हिसाब से जी, आई स्टैंड बाय व्हाट आई से। अल्टीमेटली रेट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड देयरफॉर इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस डेथ सेंटेंस मस्ट बी देयर। Somebody has to be kept away from society. He or she must be kept away. Lady ho, man ho, it must be like that. And subjectivity होएगी जी, there is no question of it, वो तो होगा। Only one thing I will agree with Mr. Navkiran Singh. Where you are giving death sentence, एक चीज जरूर होनी चाहिए जी कि अगर if there are 3 judges sitting in appeal, all must agree कि it is a case of death sentence. ये ना हो सवाल ना उठाए, सवाल ना उठाए। ये बिल्कुल ठीक है जी, I agree with this. They should not, मतलब सब्जेक्टिविटी इतनी ना हो कि वन गोज वन वे, द अदर गोज द अदर वे। तीनों, चारों, पांचों अगर एग्री करें दैट इट इज अ केस फॉर डेथ सेंटेंस, ओनली देन, अदरवाइज लाइफ हो सकता है या जैसे भी हो। अगर रेट्रीब्यूशन एक चीज है जिसकी वजह से हम किसी को डेथ पेनल्टी देना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ज्यूरी सिस्टम इज मस्ट। फिर आप सोसाइटी को पार्ट बनाइए पूरी प्रोसीडिंग का, आप ज्यूरी लेके आइए, और ताकि आप देखिए कि सोसाइटी बाकी क्या फील करती है, व्यवस्था कैसी हो, ये भी एक बहस का विषय है। फांसी की सजा हो या ना हो, ये एक बड़ी बहस का विषय है, लेकिन न्याय की बात हम हमेशा करते आए हैं। लेकिन किसके लिए? पीड़ित या फिर दोषी के लिए। जब दया याचिकाओं में देरी की बात सामने आती है तो शायद ही हम पीड़ित की नज़र से देख रहे हों। उसे तो न्याय तभी मिलेगा जब अदालत के फैसले पर अमल होगा। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि फैसले के अमल में देरी कतई नहीं होनी चाहिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।